अब हम वो ताकत नहीं रहे जो पुराने दिनों में धरती और आकाश हिला देते थे। हम जो हैं वो हैं शेर दिलों का एक स्वभाव जो भाग्य और समय के साथ कमजोर पड़ गया, लेकिन कभी न रुकने के, कभी न खोने के और कभी न हारने के इरादों में मजबूत। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की ये पंक्तियां यूरोप में साइंटिफिक डेवलपमेंट को दिखाने शायद सबसे सटीक हैं। जहां कभी एक वक्त एरिस्टोटल, पाइथागोरस, हिपोक्रेटिस जैसे महान वैज्ञानिक अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे थे, लेकिन 4th सेंचुरी के बाद यूरोप में साइंस की जगह रिलीजन ने ले ली और वैज्ञानिक सोच की नब्ज धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन क्या यह स्थिति हमेशा बनी रही या इंसानी दिमाग ने विज्ञान में वापस सांसें फूंकी? आइए देखते हैं। साल 1998 में पब्लिश पोप जॉन पॉल II ने अपने एनसाइक्लिकल यानी पोप की तरफ से हर रोमन कैथोलिक बिशप को जारी होने वाले संदेश के पहले ही पन्ने में लिखा कि तर्क, रीजन और आस्था, फेथ, ये दोनों वो पंख हैं जिनके जरिए इंसान उड़कर सच तक पहुंच सकता है। ये बात सुनने में मीठी लगे, लेकिन तर्क को अपनी आस्था के बराबर बताकर पोप ने दरअसल एक कड़वा घूंट निगल लिया था। एक वक्त ऐसा भी था कि यूरोप में चर्च ने तर्क को आस्था की बलि चढ़ा दिया था। साल 1210, जगह पेरिस की यूनिवर्सिटी। यूरोप में साइंस इतनी गहरी नींद में था कि चर्च के दबाव में आके पेरिस यूनिवर्सिटी में एरिस्टोटल की किताबों को बैन कर दिया गया। मैथमेटिक्स को पढ़ना और पढ़ाना जुर्म घोषित कर दिया गया। ऐसे वक्त पेरिस में डॉक्टर मिराबिलिस यानी जबरदस्त टीचर के नाम से मशहूर एक अंग्रेज विचारक रॉजर बेकन एरिस्टोटल की फिजिक्स पढ़कर ऐसी अजीब बातें कर रहा था जिसकी वजह से उसे चर्च के आदेश पर 14 साल की जेल हो गई। 1229 में रॉजर बेकन ने भविष्यवाणी करते हुए लिखा कि एक दिन साइंस ऐसी मशीनें बनाएगा जिससे बिना घोड़े के हम एक डब्बे में बैठ के सड़क पर पहिए से तेजी से चल सकेंगे। आज की कार, ऐसी मशीनें जिससे हम उड़ सकेंगे। आज के प्लेन, समंदर पर उन मशीनों की मदद से तैर सकेंगे। आज के शिप्स और आसमान में ऐसी मशीनें लगाएंगे जिससे दूर के सितारे हमें नजदीक नजर आएंगे। आज के स्पेस टेलीस्कोप्स। 8th सेंचुरी के यूरोप में एक बुक को खरीदने की कीमत थी 2 गाय। 14th सेंचुरी तक हाथ से लिखी किताबें 100 ग्राम सोने से भी महंगी थी। लेकिन योहानेस गुटेनबर्ग नाम के एक जर्मन ने अपने डिजाइन किए हुए लेटर्स को विशेष रूप से तैयार कागज पर स्पेशल इंक से एक मैकेनिकल प्रेस की मदद से ऐसी खूबसूरती से छापा कि इंसानों को पढ़ने के लिए किताबों की कमी नहीं रही। हालांकि चाइनीज काई लुन ने साल 105 सीई में पेपर इजाद कर लिया था और 8th सेंचुरी आते तक चाइनीज अपनी किताबें छाप रहे थे, लेकिन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से पहली बार 1445 में छपी बाइबल ने चमत्कार कर दिया। मशीन से किताबें जल्दी, ज्यादा और सस्ती छपने लगी, जिसने लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपने विचारों को शब्दों में बांधने के लिए भी। 19th सेंचुरी में हमारे आज के कंप्यूटर्स के दादा यानी कंप्यूटिंग मशीन के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने एक बार कहा था कि आधुनिक दुनिया की शुरुआत दरअसल प्रिंटिंग प्रेस से हुई है।
1480 में जब निकोलस कोपरनिकस 7 साल का था, सिर्फ जर्मनी में ही 30 प्रिंटिंग प्रेस थे। किताबें धड़ल्ले से छप रही थी। पोलैंड में रहने वाला कोपरनिकस परिवार कॉपर का ट्रेड करता था और संपन्न था, लेकिन काली मौत यानी ब्लैक डेथ ने कोपरनिकस के पिता को उससे तभी छीन लिया जब वो सिर्फ 10 साल का था। उसके अंकल लूकस ने परिवार की कमान संभाली और कुछ साल बाद युवा कोपरनिकस को उस वक्त की प्रसिद्ध क्राकोव यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेज दिया। वो जबरदस्त स्टूडेंट साबित हुआ। जो किताब हाथ आए वो पढ़ने का शौकीन निकोलस अपने अंकल लूकस की मदद से फ्रॉम ब्रॉक कैथेड्रल में पादरी की नौकरी भी पा गया। लेकिन और पढ़ने का शौकीन कोपरनिकस 1496 में इटली पहुंचा, जो रेनेसांस के दौर से गुजर रही थी। ये ऐसा वक्त था जहां 21 साल का मिकेलेंजेलो रोम में अपनी पहली मेजर स्टैच्यू अ यंग मैन एंड स्लीपिंग क्यूपिड तैयार कर रहा था और 44 साल का लियोनार्डो डा विंची मिलान में द लास्ट सपर नाम के फ्रेस्को पर काम कर रहा था। कोपरनिकस की यात्रा खत्म हुई रोम में, जहां मैथमेटिक्स पढ़ाने के साथ कोपरनिकस एरिस्टोटल और पटोलमी के यूनिवर्स मॉडल को भी बारीकी से पढ़ने लगा। अभी टेलीस्कोप इजाद होने में 100 साल बाकी थे और कोपरनिकस जब रात के आसमान की ओर देखता, उसे पटोलमी के यूनिवर्स मॉडल में कुछ तो गड़बड़ लगती। पटोलमी ने एल्मागेस्ट में अर्थ को सेंटर ऑफ यूनिवर्स लिखा था, लेकिन कोपरनिकस को मरकरी और वीनस को अजीब बर्ताव करते देख असमंजस होता। साल 1514 में पोप लियो द 10th ने पूरी क्रिश्चियन दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स को जूलियन कैलेंडर ठीक करने का न्योता दिया। जूलियन कैलेंडर, जिसे जूलियस सीजर ने साल 45 BCE में एडॉप्ट किया था, लेकिन उसके हिसाब से एक साल 365 1/4 दिनों का होता है। लेकिन अर्थ सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 11 सेकंड्स लेती है, जो कि जूलियन कैलेंडर से 11 मिनट 14 सेकंड्स कम है। कोपरनिकस के वक्त तक 1500 साल में जूलियन कैलेंडर ने अस्त व्यस्त होकर मौसमों के बारे में ठीक बताना बंद कर दिया था। पोप लियो द 10th के न्योते का जवाब कोपरनिकस ने दिया कि वो कैलेंडर ठीक कर सकता है और इसके लिए उसने अर्थ, सन और मून की मूवमेंट के बीच संबंध पता लगाने इजाजत मांगी। पोप ने हामी भर दी और फिर जो हुआ वो आसमान और जमीन के बारे में सारी पुरानी मान्यताएं ध्वस्त कर देने वाला था। कोपरनिकस वापस पोलैंड लौटा और अपने घर के बाहर 800 पत्थरों से एक बिना छत की मीनार तैयार की, जिसे वो ऑब्जर्वेटरी के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। रातें धुंध से भरी होती, कोपरनिकस खींच जाता, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। लेकिन उसकी खींच तब और बढ़ जाती जब रात के साफ आसमान में मून और प्लैनेट्स अजीब बर्ताव करते दिखाई देते। दिन ब दिन उसका यकीन पक्का होता गया कि एरिस्टोटल के यूनिवर्स मॉडल में कुछ तो गड़बड़ है। अर्थ अगर यूनिवर्स के सेंटर में है तो मून और प्लैनेट्स की पाथ इतनी अजीब क्यों है? उसने एक तरकीब लगाई और एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। खुद को सन मान के यूनिवर्स के सेंटर में रखा और इस नजर से उसने आसमान को फिर से देखा।
उसके इस एक विचार ने उस वक्त यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई जाने वाली हर किताब को कचरे में फेंक दिया। कोपरनिकस ने कुछ निष्कर्ष निकाले। अर्थ नहीं बल्कि सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है। अर्थ एक साल में सन के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करती है। यूनिवर्स पहले की सारी मान्यताओं के विपरीत बहुत बड़ा है और हमारी अर्थ असंख्य प्लैनेट्स में सिर्फ एक प्लैनेट है। मरकरी सन के सबसे नजदीक है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। कोपरनिकस को यह पता था कि ये निष्कर्ष क्रांतिकारी हैं और आम मान्यताओं के विपरीत हैं। इसलिए अपने निष्कर्षों को ठोस आधार देने उसने इसकी ज्योमेट्री पर काम करना शुरू किया। वो जानता था कि एरिस्टार्कस ने 3rd सेंचुरी BCE में सन को सेंटर माना है। कांपते हाथों से उसने एरिस्टार्कस का नाम अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा, फिर मिटा दिया। अगर एरिस्टार्कस सही था तो इसका मतलब एरिस्टोटल ने गलत थ्योरी दी थी और उस वक्त की एशिया और यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज में एरिस्टोटल को पढ़ाया जा रहा था। उसे क्रिश्चियन चर्च की तरफ से मिलने वाली चुनौती का भी अंदाजा था, जो ये मान के बैठी थी कि अर्थ ही पूरे यूनिवर्स का केंद्र है। घबराहट ने उसे जकड़ना शुरू किया। मई 1514 में उसने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट कुछ लोगों को दिखाई, जिन्होंने उसे याद दिलाया कि ये आस्था के खिलाफ जंग है और एरिस्टोटल का मॉडल सदियों से सही माना जा रहा है। कोपरनिकस खुद को अच्छा क्रिश्चियन मानता था और ना वो खुद को क्रांतिकारी समझता था, लेकिन सच जिसे एक बार पता लग जाए फिर वो झूठ को कभी नहीं मान सकता। अपनी किताब में उसने लिखा, मुझे इस बात का डर है कि मेरे विचार एक ऐसा तूफान लाने वाले हैं जिसका सामना करने में मैं खुद को सक्षम नहीं पाता। अपने एक दोस्त के आश्वासन पर उसने अपनी बुक प्रिंट करवाने की हामी भरी। साल 1543 में जब वो बिस्तर पर पड़ा जिंदगी के आखिरी लम्हे गिन रहा था, उसके दोस्त ने उसकी बुक की पहली प्रिंटेड कॉपी उसके सिरहाने रख दी, ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर। पूरी क्रिश्चियन दुनिया में भूकंप आ गया। मार्टिन लूथर ने कहा, ये कौन बेवकूफ है जो पूरी एस्ट्रोनॉमी को बदलना चाहता है। एक और प्रोटेस्टेंट पादरी जॉन कैल्विन ने भी कोपरनिकस पर हमला करते हुए कहा, साम 93 में लिखा है अर्थ स्टेबल है, वो हिलती नहीं। क्या इस बेवकूफ ने ओल्ड टेस्टामेंट ठीक से नहीं पढ़ी? कोपरनिकस की किताब ने जो क्रांति लाई उसे आज हम कोपरनिकन रेवोल्यूशन कहते हैं। एक पल ठहर के जरा सोचिए, अगर आप कोपरनिकस के वक्त जिंदा होते तो क्या आप उसकी बातों पर यकीन करते? उस वक्त गिने चुने लोग ही उसकी बात ठीक मानते थे और यही लोग दुनिया बदलने वाले थे। आइए सुनते हैं ऐसे एक आदमी की दास्तान। कोपरनिकस की मौत के 21 साल बाद इटली में विंचेंजो गैलीले और जूलिया के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका उन्होंने नाम रखा गैलीलियो। ये बच्चा आगे चलकर धर्म की दीवारों को पर्दे की तरह हिलाने वाला था। विंचेंजो ने अपने 11 साल के बेटे को जेसुइट मोनेस्ट्री पढ़ने भेजा, जहां उसने लैटिन, ग्रीक, नेचुरल फिलॉसफी और मैथमेटिक्स पर शिक्षा हासिल की।
पिता को उम्मीद थी कि गैलीलियो आगे चलकर डॉक्टर बनेगा और इसके लिए उसने आगे की पढ़ाई के लिए उसे यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा भेज दिया। लेकिन गैलीलियो को मेडिकल की पढ़ाई सुहाती नहीं थी और अक्सर बायोलॉजी की क्लासेस की बजाय वो मैथमेटिक्स की क्लासेस अटेंड करता। मैथ्स ने उसके दिलो दिमाग में घर कर लिया था। 18 साल का गैलीलियो एक सुबह जब पीसा की कैथेड्रल में प्रार्थना करने पहुंचा, उसकी नजर छत पर पड़ी जहां एक पादरी चर्च के विशाल झूमर पर लगी मोमबत्तियां जलाने उसे एक तरफ खींच रहा था। मोमबत्तियां जलाकर पादरी ने झूमर को छोड़ा और झूमर छत के एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता गया। वक्त के साथ झूमर का झूलना भी कम होता जाता। गैलीलियो ने अपनी नब्ज पर उंगली रखी और झूमर के एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने को अपनी नब्ज के सहारे गिनने लगा। उसने ध्यान दिया कि हालांकि झूमर का झुलाव कम होता जाता, लेकिन हर झुलाव के बीच का टाइम एग्जैक्टली बराबर रहता। गैलीलियो अपने घर की ओर भागा और उसने धागे और वजन के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और वो पहला इंसान बना जिसने ये निष्कर्ष निकाला कि पेंडुलम से टाइम को एक्यूरेटली नापा जा सकता है। उस वक्त की पीसा के साइंटिफिक सर्कल में एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों पर बड़ा जोर दिया जा रहा था। गैलीलियो ने भी यही राह पकड़ी। उसने एरिस्टोटल की ये बात पढ़ी थी कि ज्यादा वजनी बॉडी हल्की बॉडी से तेजी से जमीन की तरफ गिरेगी। इसका प्रयोग करने एक दिन गैलीलियो पीसा की मीनार पर कैनन बॉल, तोप का गोला और मस्केट बॉल, छर्रा लेके चढ़ा और दोनों को एक साथ नीचे गिराया। गैलीलियो एरिस्टोटल को गलत साबित करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वजनी और हल्की चीज को अगर एक साथ गिराया जाए तो जमीन पर भी एक ही साथ गिरेंगी अगर एयर रेजिस्टेंस, हवा का प्रतिरोध ना हो तो। गैलीलियो के इस लॉ ऑफ मोशन को उसके 400 साल बाद अपोलो 15 मिशन के अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने बिना हवा के चांद पर हथौड़े और पंख के साथ सही साबित करके दिखाया। 28 साल की उम्र में गैलीलियो जब पैडुआ पहुंचा तो उसे खबर मिली जियोडानो ब्रूनो की गिरफ्तारी की। 1593 में ब्रूनो पर धर्म के खिलाफ बात करने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे रोम भेज दिया गया। जियोडानो ब्रूनो का कहना था कि अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है और सन भी किसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के इर्द गिर्द घूम रहा है। यूनिवर्स में कुछ भी स्टेबल नहीं है और ये तारे दरअसल सन के जैसे हैं जिनके इर्द गिर्द अर्थ जैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ब्रूनो के इन विचारों से क्रिश्चियन दुनिया कांप गई। उसे जेल में डाल दिया गया और यातनाएं दी गई, लेकिन ब्रूनो ने अपने शब्द वापस लेने से इनकार कर दिया। साल 1600 में जियोडानो ब्रूनो को क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बातें करने के इल्जाम में जिंदा जला दिया गया और अब चर्च ने कमर कसी ऐसे लोगों के खिलाफ जो धर्म के विरुद्ध विज्ञान की बातें कर रहे थे। गैलीलियो इतिहास के ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां साइंस और रिलीजन का टकराव निश्चित था। उसने हिम्मत बांधी और अपने साइंटिफिक लेक्चर्स शुरू किए। एरिस्टोटल ने सही सवाल पूछे थे, लेकिन उसका जवाब मैथ्स से नहीं दिया था।
कोपरनिकस ने मैथ्स का सहारा लिया, लेकिन उसके जवाब अधूरे थे। गैलीलियो वो पहला इंसान बना जिसने फिजिक्स और मैथ्स का मेल करवाया और मोशंस पर प्रयोग करते हुए एक शानदार सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सिलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस काम को आगे बढ़ाते हुए उसने इनर्शिया यानी हमेशा चलते रहने या हमेशा रुके रहने को डिफाइन करते हुए लॉ ऑफ इनर्शिया का सिद्धांत दिया कि अगर कोई नेट फोर्स ना लगे तो मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा और रुका हुआ ऑब्जेक्ट रुका ही रहेगा। 1609 में गैलीलियो को नीदरलैंड्स में एक टेलीस्कोप की खबर मिली जिससे दूर की चीज को पास देखा जा सकता था। उसे हासिल करने की नाकाम कोशिश के बाद उसने अपना टेलीस्कोप बनाने की ठानी। एक ट्यूब में एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स लेंस लगाकर जब उसने वेनिस के सेनेटर्स को दिखाया तो वो 55 किलोमीटर दूर शिप को एकदम नजदीक देखकर झूम उठे और गैलीलियो की तनख्वाह बढ़ाकर उसे जीवन भर के लिए पैडुआ यूनिवर्सिटी में नौकरी दे दी। गैलीलियो अब एक सेलिब्रिटी था, लेकिन यह सम्मान ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, क्योंकि एक रात गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप आसमान की तरफ घुमा दी और जो उसे दिखा वो सारी पुरातन मान्यताएं ध्वस्त कर देने वाला था। सबसे पहले उसने मून देखा जिसमें उसे गड्ढे नजर आए। जुपिटर की तरफ जब उसने टेलीस्कोप घुमाई उसकी आंखें चौंधी आ गई। जुपिटर के नजदीक 4 छोटे ग्रह और थे। उसने अंदाजा लगाया शायद ये जुपिटर के मून्स हैं। सूरज पर उसे धब्बे नजर आए जो अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह दिखते। ये सारी बातें उसने अपनी पतली सी किताब द स्टारी मैसेंजर में लिखी और रातों रात दुनिया बदल गई। लेकिन जैसे जैसे गैलीलियो टेलीस्कोप से आसमान में देखता जाता उसे कोपरनिकस की बात पर यकीन होता जाता। अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है और अपनी ही एक्सिस पर रोटेट भी। गैलीलियो असमंजस में था, अपनी बात लिखूं या नहीं। उसने अपने दोस्त पोप अर्बन द 8th से सलाह ली और पोप ने कहा जरूर। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। पोप को ये नहीं पता था कि गैलीलियो की आसमानी बातें जमीन पर क्रिश्चियनिटी को हिला देंगी। 1632 में गैलीलियो ने अपने निष्कर्ष अपनी किताब में लिखे, डायलॉग कंसर्निंग द 2 चीफ वर्ल्ड सिस्टम। कैथोलिक चर्च को कोपरनिकस की किताब ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स को बैन करने में 73 साल लगे थे, लेकिन गैलीलियो की किताब को 1 साल में ही बैन कर दिया गया और 1633 में धर्म के खिलाफ बातें करने के इल्जाम में उसे चर्च के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया। रोम की धार्मिक अदालत के जज कार्डिनल विंचेंजो मैकुलानो ने 28 अप्रैल 1633 में 73 साल के बुढ़े गैलीलियो को धर्म के खिलाफ बात करने पर टॉर्चर करने की धमकी दी। 22 जून तक गैलीलियो टूट चुका था और उसने अदालत के सामने कहा कि मैंने झूठ कहा था। अर्थ स्टेबल है और सूर्य के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उस भीड़ के शोरगुल में इस वाक्य के बाद उसकी बुदबुदाहट दब गई और कोई सुन नहीं पाया जब उसने
फुसफुसाते हुए धीरे से कहा, लेकिन अर्थ घूमती है। धार्मिक अदालत को इस कन्फेशन के बाद जीत मिल चुकी थी और उसने गैलीलियो को हाउस अरेस्ट की सजा दी। 1638 में हाउस अरेस्ट के दौरान भी गैलीलियो ने मोशंस पर टू न्यू साइंसेस नाम की किताब लिखी। 1642 में गैलीलियो की मौत हुई, लेकिन उसने यूनिवर्स के जियोसेंट्रिक मॉडल को भी हमेशा के लिए दफना दिया। अब साइंस सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पर ही निर्भर नहीं थी, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स की कीमिया भी हाथ लग गई थी। इन दोनों के सहारे विज्ञान ने और भी छलांगे लगाई। अभी तो हम कहानी के आधे हिस्से पर ही पहुंचे हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है इस कहानी में। देखते रहिए विज्ञान कथा।